Hello everyone, welcome to SSB Test again. So today we have Tushar with us, Tushar Gandhi sir. He has cleared CDS exam 5 times consecutively and FCAT exam 7 times consecutively with a great score. He is now guiding students across whole India, and his students, our students, SSB Test students, are clearing the exam with flying colors. Recently in the FCAT exam, our student has got the marks of 232 students got the marks of 234 and 210, and it's a very good marks. So today Tushar sir will guide us in the journey of the competitive exams like CDS, FCAT, INET, TA. So be with us, watch the video and reap the benefit of it. So let's start the question answer interview part. सर फर्स्ट क्वेश्चन टू यू कि आप तो बहुत बार सीडीएस और एफकेट एग्जाम क्लियर किए अच्छे मार्क्स से. सो स्टूडेंट लोगों का एग्जाम का प्रिपरेशन जानने के पहले, वो तो हम बाद में डिस्कस कर ही लेंगे, उससे पहले आप थोड़ा बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीडीएस, एफकेट, आईनेट, टीए, ये सब का बेसिक डिफरेंस और जो जॉब प्रोफाइल है वो थोड़ा अगर क्लियर अप कर देते हैं तो बहुत बढ़िया होता. थोड़ा बता दीजिए. Okay. Hi, Pritam. First of all, good morning to everyone. सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए कौन कौन से एग्जाम होते हैं. सो बेसिकली देर आर लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स हु वांटेड टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस, और आज के टाइम में बहुत सारे लोगों का सपना है आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का. सो बेसिकली ये सबको पता है कि वी हैव टोटल 3 लाइक आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. और ये जो एग्जाम कंडक्ट कराती है ये वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस है. लाइक हमारे गवर्नमेंट का जो सीडीएस का एग्जाम होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम, दैट इज कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, and that is for the 3 forces, that is air force, navy and army. And even army we have two commissions, permanent commission and short service commission. तो permanent commission is that job जिसमें एक वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है 20 साल की नौकरी के बाद कभी भी. तो दैट इज बेसिकली परमानेंट, यू कैन डू टिल 58. And if you talk about the short service commission, it is basically for 14 years and that can be extended internally through internal process. तो सीडीएस का एग्जाम तीनों के लिए होता है. देन वी हैव द स्पेशल एग्जाम फॉर द एफकैट, दैट इज फॉर द एयरफोर्स. और एयरफोर्स के लिए ये एग्जाम जो ऑर्गेनाइज कराती है सीडैक ऑर्गेनाइज कराती है, and that is specifically for air force. Various streams are there that I'll let you know soon in the interview only. And then we have the INET exam. So this INET exam has been started since last 3 years only, क्योंकि there are a lot of experience. Basically INET exam is for engineering graduates. और INET के एग्जाम के अंदर बेसिकली पहले बहुत सारे लोग अप्लाई करते थे, तो कट ऑफ 80% के ऊपर जाने लग गई. देयर वर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट गेटिंग चांस फॉर एसएसबी. तो आईनेट ने खुद का एग्जाम ऑर्गेनाइज कराना स्टार्ट कर दिया, और इस बार नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कोविड चल रहा है, तो इसीलिए वो एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाई. तो इस बार उन्होंने बेसिकली कट ऑफ नहीं निकाली. तो वैसे हमेशा हमारा आईनेट का एग्जाम होता है. बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ, जैसे कि एयरफोर्स का एफकैट भी करा रही है और सीडीएस भी करा रही है. तो बेसिकली डिफरेंस क्या है? देखो, डिफरेंस ये है कि ऑफिसर तो आप बनोगे, दैट इज क्वाइट श्योर कि दोनों से आप ऑफिसर बनने वाले हो. बट फ्रॉम सीडीएस you will be going specifically to the flying branch only, and that is permanent commission. Flying branch में permanent commission में आप जा रहे हो through CDS exam. बात करें एफकेट एग्जाम की, तो एफकेट में आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में जा रहे हो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द पायलट एंट्री, दैट मींस फ्लाइंग एंट्री. एंड देयर आर अदर ब्रांचेस टू, लाइक टेक्निकल ब्रांच भी होती है फॉर व्हिच यू हैव द इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट एग्जाम इन एफकेट इटसेल्फ. लाइक अगर आपकी मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से रिलेटेड एक एग्जाम होगा राइट आफ्टर द एफकेट एग्जाम. सिमिलरली अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस ब्रांच है तो आपका उससे रिलेटेड एक एग्जाम होगा एफकेट एग्जाम, जो बेसिक जो सबका एग्जाम होता है एफकेट का 2 आवर्स का. उसके बाद एक 45 मिनट्स पे इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होता है. सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एफकेट एंट्री के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, देन यू आर एलिजिबल नॉट ओनली फॉर द फ्लाइंग ब्रांच बट आल्सो फॉर द टेक्निकल ब्रांच, and you have the logistics branch also, education branch also, and administration accounts branch also. Okay.
और बेसिकली मैं आपको एज का भी बता देता हूँ। जैसे कि सीडीएस एग्जाम की अगर मैं बात करता हूँ, सीडीएस के अंदर एफ के एयरफोर्स की बात करें तो 23 एंड एफ या 24 तक आप अप्लाई कर सकते हो फॉर एयरफोर्स। देन वी हैव दी आर्मी। आर्मी के अप्लाई करने के लिए 24 एंड हाफ तक आप अप्लाई कर सकते हो। मीन्स 24 एंड हाफ जो लास्ट के 2 अटेम्प्ट्स होंगे दैट इज फॉर ओनली ओटीए ओनली। अगर मैं बात करूँ आईएमए की तो 23.5 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, और ओटीए के लिए आप 24.5 साल तक अप्लाई कर सकते हो। और अगर मैं एफकेट की बात करूं देन इट इज फॉर लाइक द स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर टिल 26 ईयर्स ऑफ एज। तो लास्ट में आप फ्लाइंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यू विल बी लेफ्ट विद ओनली ग्राउंड ड्यूटी, जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच हो गई और हमारी टेक्निकल ब्रांचेस हो गई, उसके लिए 26 तक आप अप्लाई कर सकते हो। आईनेट का भी 23, 24 एंड हाफ तक है अभी फिलहाल। 24 एंड हाफ तक आप अप्लाई कर सकते हो। और आईनेट का जो एग्जाम होता है दैट इज फॉर, अभी मैंने आपको एयरफोर्स के बारे में बताया डिफरेंस, अब मैं नेवी का जो डिफरेंस है वो बता देता हूँ। जैसे नेवी के अंदर अगर आप इफ यू आर अप्लाइंग थ्रू सीडीएस, तो the best way to get into anything is CDS only. Means the first preference that I would like to give is CDS, because इसमें आपको हर एक में ही परमानेंट कमीशन मिल रहा है, आर्मी में भी, नेवी में भी और एयरफोर्स में भी। तो एयरफोर्स के अंदर भी मिल रहा है और नेवी में आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जा रहे हो, ठीक है। और जो आईनेट के थ्रू होती है, आईनेट इज बेसिकली फॉर परमानेंट कमीशन ऑल्सो एंड शॉर्ट सर्विस, बट फॉर इफ यू आर गोइंग टू नेवी थ्रू सीडीएस दैट इज स्पेसिफिकली फॉर परमानेंट कमीशन ओनली। तो यहाँ पे जब आप आईनेट के थ्रू जा रहे हो तो दैट विल बी फॉर द वेरियस ब्रांचेस, लाइक हमारी एटीसी ब्रांच होती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, देन वी हैव द लॉजिस्टिक्स ब्रांच, देन वी हैव द जीएस जनरल सर्विस हाइड्रो ब्रांच। तो ऐसे छोटी मोटी ब्रांचेस, जो भी ब्रांचेस होती है नेवी के अंदर, मेनली यू विल बी सब लेफ्टिनेंट ओनली। अगर आप चाहे नेवी से जा रहे हो, सीडीएस से जा रहे हो, चाहे आप आईनेट से जा रहे हो, ऑफिसर आप बनो। सो बेसिकली इतना मतलब समराइज करने के लिए इतना हम लोग बोल सकते हैं कि सीडीएस सब में ही एक एक्स्ट्रा एज है, बिकॉज इट इज एकदम परमानेंट कॉम्बिनेशन है सब केस में। बट आईनेट कुछ केस में शॉर्ट कमीशन है, अब बोले एफकैट में भी कुछ केस में शॉर्ट मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन है। मतलब सीडीएस का एक एक्स्ट्रा एज है ये सब एग्जाम के अंदर से जो जो एग्जाम। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं कि बहुत स्टूडेंट का एक भ्रम रहता है कि डायरेक्ट एंट्री लाइक टीए टीएस जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है, सब जो डायरेक्ट एंट्री है ये सबको वो लोग ज्यादा प्रेफर करता है, बिकॉज कोई एग्जाम देना नहीं जाता है, डायरेक्ट एसएसबी जाके देना पड़ता है। बट इट्स नॉट द केस। सो कुड यू प्लीज एलाबोरेट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रिटन एग्जाम ओवर डायरेक्ट एंट्री? देखो, जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन के थ्रू, दैट इज, आई मीन दैट इज फार अबव देन दिस डायरेक्ट एंट्री। अब जैसे डायरेक्ट एंट्री का मैं अगर एग्जांपल दूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नाउ गेटिंग मोर देन 70%। इट इज क्वाइट इजी, लाइक पहले थोड़ा डिफिकल्ट होता था, नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग 70% एंड दे आर गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर एसएससी टेक और टीजीसी एंट्री। बेसिकली वी हैव दीज टू एंट्रीज फॉर द आर्मी ना, एंड फॉर द एयरफोर्स वी हैव द एनसीसी एंट्री। ओके, तो पहले हमारा नेवी के अंदर भी ऐसे ही डायरेक्ट एंट्री होती थी, लाइक हमारे मार्क्स के बेसिस पे हमारी एसएसबी आती थी। बट यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहली चीज तो ये हो गई, फिल्ट्रेशन आपका एग्जामिनेशन में ही हो गया। UPSC is conducting such a prestigious examination that very few, only about 7,000, 6,500 are able to clear the written exam. So automatically filtration process has taken place. Now you will be competing amongst 40 to 50, I mean mostly max to max 100 people will be coming into the SSB for the CDS. अगर आप TGC में जाओगे, अभी कोरोना चल रहा है, मे बी यू कैन सी की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो सकती है, बट नॉर्मल जनरली केस में आप बताइए। 450। जैसे नॉर्मली मैं अगर मैं बात करूं टीजीसी एसएससी टेक, एसएससी टी में टेक में तो बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं, अराउंड 450 ऑन एन एवरेज, 4 to 450 ऑन एन एवरेज आते हैं। टीजीसी की अगर मैं बात करूं तो टीजीसी में आते हैं अराउंड आपके सेम रहता है। अब थोड़ी कट ऑफ ज्यादा जाने लग गई तो फिर भी उतना ही रहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं। ओके, अब यही सेम चीज मैं आपको बताऊं, सीडीएस के अंदर तो ओनली 70 पीपल आर कमिंग है, और अगर मैं आईएमए की बात करूं कई बार तो 50 लोग आते हैं, एंड आउट ऑफ विच 30 to 35 आर गेटिंग स्क्रीनिंग। सबसे पहला एडवांटेज तो आपको यही हो गया कि स्क्रीनिंग सबसे पहला बैरियर होता है, यू विल इजीली बी एबल टू क्लियर थ्रू द सीडीएस एग्जाम।
इफ आई टेक द एफकेट एग्जाम, थोड़ा सा उसमें कैंडिडेट ज्यादा आ जाते हैं, लाइक 300 टू 350 वहां पे आ जाते हैं। फिर भी कम है, फिर भी बट कम है 500 से, तो फिर बट 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 वहां पे आपका स्क्रीनिंग का जो रेशियो है दैट इज क्वाइट मोर, 65 टू 70 आर गेटिंग स्क्रीन्ड। ओके। और अगर मैं आईनेट की बात करूं तो उसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जैसे एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है, तो पहली बात तो बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन देने नहीं आते हैं, ऐसा रहता है, तो वो कंपटीशन से पहले बाहर हो गए। सेकेंडली, जो लोग देने आते हैं तो रिटर्न एग्जाम हो रहा है, तो रिटर्न एग्जाम क्लियर हुआ तो आपकी एसएसबी आएगी, फिर आप एसएसबी देने जाओगे। ठीक है, तो आईनेट के अंदर भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो पहले जहाँ 300 आ रहे थे अब ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस होके 150 हो गया। दूसरी चीज ये हो गई कि सब रिकमेंडेशन की मैं बात करता हूँ, लाइक फॉर द सीडीएस 99.9% आई वुड से दैट इफ समवन इज गेटिंग रिकमेंडेड फॉर आर्मी, दैट इज फॉर आईएमए एंड ओटीए, ही वोंट बी गेटिंग मेरिट आउट। वो 0.1% इसलिए रखा है कि कई बार, कभी आज तक कभी नहीं हुआ, कभी हो जाए ज्यादा रिकमेंड तो वो मेरिट आउट हो सकता है, बट आज तक इवन मैं आपको सच बात बताऊं तो ओटीए के अंदर सीट्स ही पूरी फुलफिल नहीं हो पाई है। तो सबसे, अगर यू इफ यू आर मेडिकली फिट दैट मींस दैट यू वोंट बी गेटिंग मेरिट आउट फ्रॉम देयर। ओके, तो ये बात हो गई। और जो एफकेट की बात करें तो जैसे एयरफोर्स की बात करें सीडीएस पे, तो अगर आप इफ यू आर गेटिंग रिकमेंडेड फॉर एयरफोर्स, तो अगर एयरफोर्स में नहीं हो पाता देन यू विल बी गेटिंग योर सेकंड प्रेफरेंस। ओके, तो ये प्रोसेस रहता है, और बेसिकली दैट इज व्हाई आई वुड ऑलवेज प्रिफर कि अगर कोई इंसान अपनी फर्स्ट एंट्री के लिए जा रहा है, पहली बार एसएसबी देने जा रहा है, देन ही शुड गो फॉर this written entry, because less number of candidates, you will be considered as fresher, less competition and high chances of getting it. मतलब बात वही है कि अगर रिटेन एग्जाम एक जज कर रहे हैं, उसके बाद मतलब इतना अगर बच्चा है तो इतना बच्चा सिलेक्टेड होके आ रहे हैं, बट वो केस तो ऐसे नॉन जो डायरेक्ट एंट्री है, जो टेक्निकल एंट्री है, मतलब डायरेक्ट जो एसएसबी एंट्री है, वो सब में वो बात नहीं हो रहा है। तो उधर एसएसबी के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। हाँ, इधर भी रिटर्न के लिए बहुत कंपटीशन है, बट एसएसबी के लिए कम कंपटीशन हो जाता है, बिकॉज ऑलरेडी स्टूडेंट्स उधर फिल्टर्ड आउट होके ही आते हैं। बट इन द केस ऑफ डायरेक्ट एंट्री वो नहीं होता है। तो समरी यही है कि रिटर्न एग्जाम आपको अगर फर्स्ट टाइम या जो भी टाइम आप एसएसबी दे रहे हैं, रिटर्न एग्जाम को ज्यादा प्रेफर देना चाहिए, बिकॉज उधर एसएसबी के अंदर कंपटीशन कम होगा। हाँ, रिटर्न में कंपटीशन है, बट एसएसबी में रिकमेंडेशन के चांस, स्क्रीन इन होने का चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। यही। और सेकेंडली मैं ये शेयर करना भी भूल गया था कि जैसे कि एसएससी टेक और टीजीसी के अंदर जो रिकमेंड होते हैं, तो जनरली वी हैव, दिस इज बेसिकली द टेक्निकल, I mean, if you are getting recommended from here, then you will be going to some technical streams. जैसे टीजीसी को हम बोलते हैं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, और एसएससी टेक हो गया शॉर्ट सर्विस कमीशन इन टेक, तो बेसिकली दैट इज स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ओनली। तो होता क्या है कि इसमें सीट्स ना, जैसे मैकेनिकल की 3 सीट्स हो गई, तो 3 सीट्स आर वेरी लेस। I mean, the students who are applying for the SSC techs are quite more specifically for the mechanical, और अगर मान लो 10 recommend हो रहा है, then 7 of them will not be getting any seat, they won't be going to take it, तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वहां पे वो मेरिट आउट हो जाए। दूसरी चीज ये है कि अगर 500 लोग आ रहे हैं, उसमें से सिर्फ 30 लोग ही या 35 लोग ही वहां पे स्क्रीन इन हो रहे हैं, तो आप रेशियो निकाल सकते हो कि स्क्रीन इन का रेशियो ही कितना कम है यहाँ पे। ठीक है, समझ आया। आई थिंक सबको समझ आ रहा है। आई थिंक सेशन इंटरेक्टिव हो रहा है। आई थिंक सो लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, आप थोड़ा अगर सीडीएस, एफकेट, आईनेट ये सब एग्जाम का कॉन्साइज करके एग्जाम पैटर्न, फिर सिलेबस, फिर टोटल मार्क्स, फिर जो नेगेटिव मार्किंग का सिनेरियो है, ये अगर थोड़ा कॉन्साइज करके एक्सप्लेन करते तो बहुत हेल्प होता है जो लोग व्यूअर्स है वो लोग का। ओके, सबसे पहले मैं आपको सीडीएस एग्जाम का बता देता हूँ। तो सीडीएस के एग्जाम, इट इज बेसिकली फॉर द एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। अगर मैं बात करूं एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी के आईएमए की बात करूं, तो इफ दे आर अप्लाइंग फॉर दैट देन दे हैव टू गिव 3 एग्जामिनेशन, दैट इज इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड जीएस। ये तीनों का एग्जाम देना पड़ेगा, ईच ऑफ 2 आवर्स, ईच ऑफ 2 आवर्स। ओके, और इस एग्जामिनेशन के अंदर जो आपका प्लस पॉइंट ये होता है, सबसे पहला तो प्लस पॉइंट मैं ये बता देता हूँ कि इस एग्जाम में जो हाईएस्ट स्कोरिंग होगा आपका, दैट विल गोइंग टू बी योर इंग्लिश।
तो बेसिकली ना ऑन एन एवरेज स्कोर अगर हम लगाते हैं ना तो 60 बोला जाता है कि 100 में से 60 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं दैट मींस दैट यू आर स्कोरिंग अबव एवरेज, चांसेस रहते हैं। अब बात करता हूँ दूसरे एग्जाम की, जीएस की और मैथ्स की। तो 100 मार्क्स के तीनों एग्जाम होते हैं और मैथ्स में 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके, जीएस में 120 क्वेश्चंस आएंगे और आपके इंग्लिश में भी 120 क्वेश्चंस आएंगे। बट मार्क्स जो होंगे दैट विल गोइंग टू बी 100 ओके। अब तीनों एग्जाम के अंदर जो आपका, अगर आप करेक्ट आंसर देते हो देन यू विल गोइंग टू गेट 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, और उसी के अकॉर्डिंग जैसे 120 क्वेश्चन है तो शायद 0.833 मार्क्स बन जाता है पर क्वेश्चन। बट अगर मैं बात करूं मैथ्स में तो फॉर ईच राइट आंसर यू विल बी गेटिंग 1 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/3 फॉर ईच एग्जामिनेशन, दैट इज इंग्लिश, जीएस एंड मैथ्स। जो ओटीए के लिए लोग अप्लाई करते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, तो उसमें आपका सिर्फ 2 एग्जाम देना होता है, दैट इज इंग्लिश एंड जीएस, मैथ्स नहीं होती। अब एक चीज बात समझने की ये है कि यहाँ पे इंडिविजुअल कट ऑफ होती है, दैट मीन्स यू हैव टू क्वालिफाई फॉर इंग्लिश ऑल्सो, मिनिमम यू शुड स्कोर 20 मार्क्स फॉर इंग्लिश, for GS also and for maths also. It is not like if you are scoring 19 in GS and if you are scoring 100 out of 100 in English, then also you are disqualified. मतलब You एक have not qualified the examination. कट ऑफ Okay. स्कोर रहता है पर सब्जेक्ट। कट पर सब्जेक्ट का कट ऑफ स्कोर 20 मार्क्स ही रहता है, हमेशा फिक्स है, इट इज 20 मार्क्स। बट कई बार बहुत कम लोगों के 20 आते हैं तो वो 19 पे भी कर सकते हैं, बहुत रेयर होता है, बट तो 20 इनका 20 स्टैंडर्ड एवरेज है इन्होंने बनाया मतलब। हुआ है, 20 स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। अब ये हमारी बात हो गई सीडीएस एग्जाम। इसी में मैं कट ऑफ की भी बात कर लेता हूँ, साथ साथ ही चलते हैं। तो अगर मैं कट ऑफ की बात कर लूँ आईएमए के लिए, तो आईएमए के लिए इस बार 130 प्लस कट ऑफ गई है, और आईएनए की बात करूं तो 120 प्लस कट ऑफ गई है। ओटीए की बात करूं तो 101 102 के ऊपर कट ऑफ जाना स्टार्ट हो चुकी है। अर्लियर इट यूज्ड टू बी 90 मार्क्स आउट ऑफ द 200 मार्क्स। अभी लाइक ओटीए की मैंने कंपटीशन बढ़ आपको रहा जैसे है। बताया, कंपटीशन बढ़ रहा है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओटीए का जो एग्जाम होता है दैट इज फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश एंड जीएस। अब नेक्स्ट मैं एफकेट एग्जाम की बात करता हूँ। एफकेट एग्जाम 2 घंटे का एग्जाम होता है। 2 घंटे का एग्जाम उन लोगों के लिए होता है who are applying for flying branch that is short service commission flying branch, and who are applying for the other administration branch, not for technical branch। मतलब टेक्निकल ब्रांच वालों को ये पेपर तो देना मैंडेटरी है, बट जो लोग फ्लाइंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ यही एग्जाम देंगे। दैट मीन्स 2 घंटे का जो एग्जाम, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। और जो सिलेबस होगा वो भी बता देता हूँ। इंग्लिश आती है, वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग आती है, जो फिगर से रिलेटेड, जैसे आपने रीजनिंग के क्वेश्चंस देखे होंगे, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम, दे माइट हैव सीन द एम्बेडेड फिगर्स क्वेश्चन और राइमिंग क्वेश्चंस, एंड they might have seen some questions related to like एंगल से, किसी फिगर को एंगल में हम रोटेट कर रहे हैं तो वो कैसा दिखेगा, मिरर इमेज। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सिचुएशन डॉट। देन वी हैव द मैथ्स एग्जाम एंड देन वी हैव द जीएस। तो टोटल आपका मैं अगर पार्टीशन करूं तो 25 क्वेश्चंस हो जाते हैं इंग्लिश के, 32 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके रीजनिंग के। देन आपका जीएस के 25 क्वेश्चंस हो गए और 18 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथमेटिक्स के। 300 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। मेनली अगर मैं कट ऑफ की बात करूं एफकेट एग्जाम की, तो जनरली लाइक इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा गई, 165 कट ऑफ गई आउट ऑफ 300। बेसिकली तो इट लाइज वही इन आप बिटवीन बार बार फोकस 150। करें कि कंपटीशन अभी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इसलिए कट ऑफ ज्यादा जा रहा है। कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई, मैंने आपको बताया कि ये स्पेसिफिकली फॉर फ्लाइंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के लिए था। बट वो दोज कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर द टेक्निकल ब्रांचेस आल्सो, दे हैव टू गिव वन मोर पेपर, जो कि जैसे आपने पहला पेपर दिया 2 घंटे का, खत्म हुआ, यू विल गेट ए गैप ऑफ अबाउट 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद आपका 45 मिनट्स का इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट का पेपर होगा, ठीक है। और वो 150 मार्क्स का होता है, तो उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, 15 to 350, एंड उसमें कट ऑफ मेनली जाती है 40 to 50 के बीच में कट ऑफ जाती है। एंड इफ यू हैव क्वालिफाइड दैट एग्जाम इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, दैट मींस यू आर एलिजिबल फॉर द टेक्निकल ब्रांचेस। तो वो सिर्फ जो इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए ही ये इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट का एग्जाम होता है। अब मैं बात करता हूँ आई नेट एग्जाम के बारे में, बात कर देता हूँ। तो आई नेट का एग्जाम इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट होता है, विच हैज बीन स्टार्टेड 3 years बैक ओनली। एंड बेसिकली
इसके अंदर भी 4 ही सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया। और मेनली ना यहाँ पे जो इंडियन नेवी का एग्जाम होता है, दे आर फोकसिंग मोर ऑन द जनरल साइंस पोर्शन। जनरल साइंस जैसे फिजिक्स के लॉज हो गए, न्यूटन्स लॉ, और ये सब फिजिक्स से रिलेटेड आ जाते हैं क्वेश्चंस। जनरल साइंस मतलब एंड देन फिजिक्स वी हैव द केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स। आप बोल रहे हाँ, जो 10th तक की हमारा बेसिक्स जो होते हैं फिजिक्स के, बेसिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी पोर्शन। हैं? फिजिक्स की मैं बात कर सकता हूँ, फिजिक्स मेनली मेन सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आएगा तो, बट फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनेशन 400 मार्क्स का होता है, 400 मार्क्स का होता है, एंड देयर विल बी 100 क्वेश्चंस इन दिस एग्जाम, 4 marks for each question, and for each wrong answer there will be 1 marks negative. That means 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है हमारी आईनेट के एग्जाम के। ठीक है, बेसिकली कट ऑफ की बात करूं, देखो इसके ना मार्क्स डिस्क्लोज नहीं होते हैं। बेसिकली बोला ये जाता है कि योर मार्क्स विल बी डिस्क्लोज आफ्टर योर एसएसबी और सारे जाने के बाद, तो नो वन चेक्स देयर मार्क्स। तो अभी 2-3 साल हुए हैं तो किसी को नहीं पता कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। बट मैं ये बताता हूँ कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ कई बार ये कर देते हैं, कई बार नहीं करते हैं। जैसे पहले एक बार सेक्शनल कट ऑफ इन्होंने की हुई थी, अब ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर मतलब सकते हम हैं। लोग को बट सेफ साइड रहना चाहिए, मतलब हम लोग हाँ, सेक्शनल कटअप ऐसा नहीं है पकड़ कि हम के। मैथ्स के सारे, हाँ, सेक्शनल हाँ ऐसा नहीं है कि कटअप मैथ्स पकड़ के के ही सारे करना है। क्वेश्चन हम छोड़ के आ हाँ, गए। हम्म तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम मैथ्स के एक भी क्वेश्चन नहीं करते हैं, बाकी सारे कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें सारे ऑलवेज सेफ क्वेश्चन साइड करने में हैं, रहना मिनिमम चाहिए बहुत कि कम समय करना है। कब दे दिया जो सेक्शनल कटअप, तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए आई थिंक सेफ हाँ, साइड में रहना चाहिए जो लोग प्रिपेयर कर। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो फिर हम सो लोग दैट नेक्स्ट इज क्वेश्चन में बेसिकली जाते फॉर द हैं। 3 एग्जाम। हम्म। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द व्यूअर्स इज, मेनी स्टूडेंट्स हैव द क्वेश्चन, अगर मैं सीडीएस के लिए प्रिपेयर करता हूँ देन बाकी एग्जाम के लिए क्या प्रिपेयर हो जाएगा? आप इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं भैया? देखो, मतलब अगर कोई इफ सीडीएस के यू लिए आर, प्रिपेयर करते हैं, बाकी सब एग्जाम प्रिपेयर हो जाते हैं क्या? देखो आई वुड से दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीडीएस एग्जाम, सो द फर्स्ट क्योंकि थिंग आप दैट यू शुड पहले भी कीप इन बोले योर वो माइंड। सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस एग्जाम है, सबसे ज्यादा टफ एग्जाम है, और उसका परमानेंट कॉम्बिनेशन मतलब सबसे यूनिक, मतलब सबसे बेस्ट। आप बार बार बोल रहे हैं कि सीडीएस, और वो रिटर्न एग्जाम जो परमानेंटली आपको सर्विस में देंगे। तो बहुत लोग का ये क्वेश्चन आता है कि हम अच्छे से सीडीएस का प्रिपरेशन कर लेते, फिर मेरा एफ कैट, आई नेट, टीए, बाकी सबका भी प्रिपरेशन हो जाएगा। मतलब आप इस बारे में क्या सोचना चाहते हैं, थोड़ा मतलब क्या बोलना चाहते हैं? ओके, देखो सबसे पहली बात, वी शुड मेक इन आवर माइंड दैट दिस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी, हु इज आल्सो कंडक्टिंग द इंडियाज टफेस्ट एग्जाम, दैट इज द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। वो ही बॉडी आपका सीडीएस एग्जाम कंडक्ट कर रही है। दैट मींस दैट इट विल बी फॉर द ऑफिसर लेवल ओनली, लाइक वी हैव द सीएपीएफ एग्जाम आल्सो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो वो भी एक यूपीएससी ऑर्गेनाइज करती है, एंड दैट हैज अ सर्टेन स्टैंडर्ड। तो जो यूपीएससी एग्जाम करती है ऑर्गेनाइज, उसके लिए यू नीड टू हैव अ वेरी गुड प्रिपरेशन। अदरवाइज लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग वेरी लीनियंट, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग लाइक मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ और मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, सो दैट वॉन्ट बी देयर। एंड in this scenario where you can see lot of aspirants are getting behind this defense forces, and लोग एग्जाम दे रहे हैं, काफी सारे लोग हर साल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़, तो ऑब्वियसली कट ऑफ तो ऊपर जा ही रही है। और ऊपर से जो यूपीएससी क्वेश्चंस जो पूछ रहा है ना, तो वो बहुत आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है। इट विल नॉट बी लाइक व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, या ऐसे नॉर्मल स्टैटिक क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये बहुत इलेबोरेटिव क्वेश्चन पूछता है। सो यू नीड टू स्टडी इन डीप फॉर जीएस, स्पेसिफिकली हिस्ट्री और पॉलिटी, जो फिजिक्स पढ़ते हैं हम, दैट इज नॉट बेसिकली लाइक फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, दैट इज नॉट लाइक दिस। दे विल बी आस्किंग यू द न्यूमेरिकल, सो यू शुड नो इन डेप्थ ऑफ एवरीथिंग टू क्लियर दिस एग्जाम। और ऑब्वियसली ये चीज लेवल, देन यू कैन ऑटोमेटिकली सर कुड यू क्लियर प्लीज द रिपीट? लोअर लेवल। कुड यू प्लीज रिपीट? Yeah, I'm telling you that if someone is preparing for this level, then he can easily be able to clear this examination. I would say कि यूपीएससी, अगर यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे, और एफकेट का मतलब स्टैंडर्ड एक थोड़ा सा इससे कहावत रहता नीचे आ है, इफ जाता यू एम फॉर द मून यू विल सर्टेनली लैंड इनटू द स्टार्स। है। वही या बात आप बोल रहे हैं, मतलब ऊपर अगर या ये हम लोग टारगेट करते हैं तो ये तो अचीव कर ही लेंगे। तो ऑलवेज हाँ, टारगेट तो हाई आप बोल रहे if you are preparing for the examination such as
सीडीएस, देन एफकैट में क्या आता है कि जीएस पोर्शन का काम आपका इजीली हो जाता है और बाकी मैथ्स भी बहुत आराम से हो जाती है। मेनली रीजनिंग बचती है और इंग्लिश भी शायद हो ही जाती है। मेनली रीजनिंग बचती है जो कि बहुत ही इजी आई वुड से इस एफकैट के अंदर सबसे ज्यादा स्कोरिंग, क्योंकि 32 क्वेश्चंस आते हैं और एक स्पेसिफिक पैटर्न आता है। तो both IFCAT and INET can easily be cleared if you are preparing for the CDS exam. मतलब मेन टारगेट एग्जाम सीडीएस होना चाहिए। सीडीएस के लिए सबको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, और अगर सीडीएस के लिए एक बंदा कॉन्फिडेंट है, हाँ हम सीडीएस निकल लेंगे, तो बाकी सब एग्जाम्स एज पर योर सजेशन निकल ही जाएगा। You get the motivation actually, because if you have cleared such a prestigious examination, automatically you get encouraged, you get, so that kind of motivation you will gain. मतलब ठीक है, समझ आया। मतलब सीडीएस मेन एग्जाम होना चाहिए, मेन टारगेट एग्जाम ये सब क्या। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बहुत स्टूडेंट्स हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं इन सीडीएस, एफकैट, आईनेटी, ये सब एग्जाम्स में, और वो लोग खुद को इंग्लिश में बहुत ज्यादा वीक समझते हैं और डिमोटिवेट हो जाता है। मतलब एग्जाम का नोटिफिकेशन देखने की पहले ही सोचते हैं भाई एग्जाम इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा, अगर इंग्लिश में होगा तो क्या करे, मतलब कैसे करे, हम तो पूरा टाइम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी बैकग्राउंड से है। तो आप वो लोगों के लिए क्या सजेशन देना चाहते सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा कि लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आर्म फोर्सेस, सो वहाँ पे भाषा, दिस इज द ओनली एग्जामिनेशन वेयर लैंग्वेज इज नॉट सीन। आई मीन कि यहाँ पे आप बॉर्डर पे जाने वाले हो, यू विल बी प्रोटेक्टिंग द कंट्री, सो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। अगर मैं प्रिपरेशन की बात करता हूँ, प्रिपरेशन में अगर यूपीएससी हमेशा जो कोई भी एग्जाम देगा वो इंग्लिश में देगा और साथ के साथ हिंदी में भी देगा। सो ऑन द राइट साइड ऑफ द पेपर इट विल बी इन इंग्लिश एंड ऑन द लेफ्ट साइड इट विल बी इन हिंदी। So many a times I have seen lot of aspirants, they are having very good calculation in mathematics if they are from the Hindi medium background. तो आप देखोगे ना वो बहुत जल्दी क्वेश्चंस कर लेते हैं, लाइक आई मीन ये कैलकुलेशन इतनी तेज होती है, हिंदी में शायद जल्दी होती है, तो उनके लिए ये एक बेनिफिट बन सकता है। सेकंड चीज, जीएस की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग हिंदी में पढ़ते हैं। मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एंड दे आर ऑप्टिंग द मीडियम ऑफ देयर एग्जामिनेशन एज हिंदी एंड दे आर गेटिंग वेरी गुड रैंक। तो यूपीएससी के एग्जाम के अंदर अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। उसके बाद फॉर द एसएसबी, या आई वुड से दैट यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इंग्लिश, बिकॉज यू विल बी कंपीटिंग विद द लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। तो वहां पे एटलीस्ट यू शुड नो कि आपका एक लैंग्वेज बैरियर ना बने, यू हैं? बट कैन ऐसा इजीली भी बी एबल मतलब टू बात नहीं है, पुट योर क्योंकि वर्ड्स। मेरा जब एसएसबी सेंटर था उसमें भी एक बंदा रिकमेंड हुआ तो वो हिंदी बोला था पूरा। मतलब ऐसे सच कुछ ये नहीं है, बट यस इंग्लिश शुड बी प्रिफर्ड। Yeah, that is why it is always said that revert back to English as soon as possible. If you have seen during the screening process, the officer used to say that you can tell your story either in Hindi or English. Basically the preferred language is English, but you can revert if you stuck in between, then you can revert back to English as soon as possible. So that is why officers used to say like this. तो वो बात की बात है, हमें सबसे पहला प्रोसेस हमारा ये है कि वी हैव टू क्लियर द रिटन एग्जाम। तो यूपीएससी की अगर मैं बात करता हूँ तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, यू कैन इजीली क्लियर। बट इंग्लिश में तो देखो हिंदी तो नहीं आती है, इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही आएगा। अगर मैं बात करूं एफकेट एग्जाम की और आईनेट एग्जाम की, तो यहाँ पे आई वुड से कि इंजीनियरिंग तो देखो, फॉर आईनेट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर अप्लाइंग, दैट मींस इंजीनियरिंग तो हिंदी में नहीं होती है, सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इंग्लिश इन योर इंजीनियरिंग। तो वहां पे तो टोटली ये सेट हो चुका है आपका कि आप लोगों को इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा वहां पे, और इंग्लिश में ही आपका पेपर भी इंग्लिश में आएगा। So you don't have any option for that. Even in the FCAT exam, the people will going to be in English. There is no option of Hindi. तो वहाँ पे भी आप चीज को ये ध्यान रखना कि एयरफोर्स में भी their preferred language is English. मतलब सीडीएस जो यूपीएससी कंडक्ट करते हैं एग्जाम, लाइक सीडीएस, ये सब में एक साइड में इंग्लिश एक साइड में हिंदी आता है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ज्यादा दिक्कत, मतलब वैसे वो लोग खुद को इन्फीरियर समझते हैं, वो करना नहीं चाहिए। आप सबसे अच्छा है आप जिस सब्जेक्ट में आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें ही रहिए। मतलब कंक्लूजन यही है, आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें ही रहिए। इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स देता है आईनेट टी, वो लोग तो खैर इंग्लिश में अच्छा होगा ही, क्योंकि वो लोग का तो इंग्लिश में ही सब कुछ हो रहा है। सीडीएस वालों को थोड़ा दिक्कत होता है, बट यस अगर आप देखिए, आप इंग्लिश तो और हिंदी में नहीं आ सकते, इंग्लिश जो इंग्लिश सेक्शन है
वो तो इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना ही होगा। बाकी जो सब सेक्शन है, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो रहा है तो आप हिंदी में ही आंसर कीजिए। यही आप मतलब कंक्लूजन हमको जो लगा। और सेकेंडली मैं एक चीज बताना भूल गया था कि जैसे जो यूपीएससी एग्जाम ऑर्गेनाइज बोलिए कराता है, टिल नाउ वी हैव बीन वी हैव बीन गिविंग दिस पेपर इन ऑफलाइन मोड ओनली, पेन एंड पेपर मोड होता है और ओएमआर शीट्स आती है और उसी में ही हमें जो सर्कल्स आते हैं उसे फिल करना सर्कल होता फिल है। तो कर। बेसिकली दिस इज द पैटर्न ऑफ लाइक एनडीए एग्जामिनेशन में भी सेम पैटर्न रहता है और जो कि यूपीएससी कराती है, और इसमें भी हमारा सेम पैटर्न। अगर मैं एफकैट और आईनेट की बात करूं, सो दैट इज you don't have any option for pen and paper. Earlier we used to have the pen and paper exam, but right now from last 3 to 4 years it is only online exam. आपको कोई सेंटर अलॉट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा 2 घंटे का, और वही वहां पे आपको सब कुछ दिया जाएगा। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आज व्यूअर्स, आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और लीस्ट तो नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर ने सीडीएस 5 टाइम्स क्लियर किया था, सोच रहे 5 टाइम्स, और एफकैट 7 टाइम्स क्लियर किया था। तो सर का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो अभी हम लोग एक एक करके मतलब पूरा स्ट्रेटेजी समझेंगे, कैसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। अब ये जो क्वेश्चन है सर, आप इलेबोरेटली प्लीज डिस्कस कीजिए कि as you have yourself qualified the CDS for 5 times with very good score and FCAT for 7 times with a very good score. So what's your strategy to prepare these exams? आपका स्ट्रेटेजी क्या होता है? आप एक एक ये थोड़ा डिस्कस, इलेबोरेटली डिस्कस किया। आपका जो इतना सारा एक्सपीरियंस, 5-7 साल का एक्सपीरियंस, वो आप थोड़ा इलेबोरेटली। अब अभी स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स भी अच्छा मार्क्स ले रहे हैं, अब 200 मार्क्स सब लेके आ रहे हैं। तो आपका मतलब स्ट्रेटेजी क्या होगा? उस पहले हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो मिस्टेक्स करता है एक एक करके, स्ट्रेटेजी फॉर सीडीएस, स्ट्रेटेजी फॉर एफकैट, आप मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में बताइए, क्योंकि बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज होता है, खुद को इंफीरियर समझता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ नहीं पाता है। तो आपका इतना जो एक्सपीरियंस है, ये आप थोड़ा डिटेल में बोलिए। देखो, अगर सबसे पहले तो देखो, स्ट्रैटेजी में वैरिड, हर एक इंडिविजुअल की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। लाइक और वन एक जो चीज हम स्टिल बोलना चाहते हैं कि एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्ट्रेटेजी। आप लोग जो या व्यूअर्स है एग्जैक्टली उधर अभी जो व्यूअर्स है, सब व्यूअर्स है, वो इधर एक स्ट्रेटेजी देखा, यूट्यूब में और एक वीडियो में और एक स्ट्रेटेजी देखा, स्ट्रेटेजी देखते देखते एग्जाम टाइम आ गया। वैसा प्लीज मत करिए। आप इधर जो स्ट्रेटेजी देख रहे हैं वो एग्जीक्यूट करिए, rather than watching 7 strategy, more execute this strategy, it will be very beneficial to the viewers। ये मेरा अपने थोड़ा एक्सपीरियंस से बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे भी स्टूडेंट्स बहुत देखे हैं, वो लोग स्ट्रेटेजी देखते देखते ही दिन निकल जाता है। वो लोग का, वो एक स्ट्रेटेजी देखता है, सोचता है ये फालतू है, और एक देख लेता है, बट वो मत करिए। ये आप देख रहे हैं सर कितना एक्सपीरियंस है, हम तो बोले 5 times have cleared the CDS and 7 times have cleared the FCAT। So sir, please elaborate with the strategy। सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजी में वैरिड फॉर एवरी इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आई कैन ओनली गिव माई स्ट्रैटेजी ऑफ प्रिपेयरिंग, एंड इफ यू वांट टू अप्लाई दैट स्ट्रैटेजी यू कैन इवन अप्लाई दैट। ठीक है, सबसे पहली चीज, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर यूपीएससी सीडीएस एग्जाम, आई विल टॉक अबाउट फर्स्ट अबाउट द सीडीएस एग्जाम। सीडीएस एग्जाम के अंदर सबसे पहली चीज आपको सिलेबस देखना है और प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना है। अगर those who are preparing for the government exam, I have seen a lot of aspirants who are preparing for government exam, they might not be able to clear the CDS exam because of their wrong strategy, or because of what they are studying, it is not relevant to the specific exam। पहली चीज ये है कि आपको सिलेबस चेक करना है और प्रीवियस ईयर पेपर चेक करना है अच्छे से सीडीएस। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट चीज ये आती है, वी स्टडी लाइक ए बुल, एंड दैट इज क्वाइट ऑफन सीन इन स्टूडेंट्स कि हम बुक खोलते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि ये कर लेते हैं ये कर लेते हैं। सो सब कुछ हम पढ़ के चले जाते हैं, but this is an examination where marks doesn't matter. I'm telling you, marks doesn't matter. That means that you just have to qualify this examination. It is not like you have, we want that we should get a letter Please for repeat, the the SSB, connection at was least you'll be interrupted, getting। please repeat। या आई एम टेलिंग यू दैट यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि वी स्टडी लाइक ए बुल। Like I have seen most of the students study like a bull, they study everything, but at the end होता क्या है कि they are not able to apply whatever they have studied। तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगा, you don't have to study like a bull,
आपको प्रिपेयर इस तरीके से करना है कि यू जस्ट हैव टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन एंड इफ यू आर गोइंग फॉर द एसएसबी, that time your marks doesn't matter how much you have scored in your written exam. The only thing that matter is your SSB marks. और अगर आप recommend हो रहे हो, medically fit हो रहे हो, then there are very less chances of getting merit out. तो सबसे पहला हमारी क्योंकि चीज ये वैकेंसी तो रहेगी उधर कि हम मतलब पूरा ही नहीं होता है, तो मेरिट आउट होने का पूरा ही चांस। 365 वैकेंसीज आती हैं, उससे भी ज्यादा आ जाती है. तो मेनली ये सबसे पहला रीजन आपको समझ में आ गया. दूसरी चीज ये है कि मेनली क्या करते हैं हम कि जीएस के अंदर ना तुक्के मारना स्टार्ट कर देते हैं कि 20 क्वेश्चंस हमें करेक्ट करने हैं, मेनली 20 मार्क्स लाने हैं. मतलब कि 24 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं 20 मार्क्स लाने के लिए जीएस. एंड दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर. मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि ये एग्जाम में हम 30 क्वेश्चंस करेक्ट कर देते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि 50 क्वेश्चन कर लेते हैं और ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे. हम वी स्टार्टेड अप्लाइंग, वी स्टार्टेड सिंपली जो गोले मारते हैं हम, वो हम ऐसे ही मारना स्टार्ट कर देते अक्कर हैं बक्कर एंड एट द मुंह एंड से मार हमारे, देता है। हाँ, वो ही स्टार्ट हो जाता है एंड यू विल बी एट द एंड इवेंचुअली यू विल बी गेटिंग 19.86 मार्क्स, 0.24 बहुत 0.14 डिसअपॉइंटिंग मार्क्स होता है, आपका. 20 मार्क्स जहाँ कट ऑफ है 19.86, हाँ. बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंटिंग है। And when answer key come right after the examination and you started matching those answer ना, आप सोचते हो कि ये मैंने तुक्का क्यों मारा. मतलब तब तो तब आता है सबसे हम पहले तुक्के तो क्यों मारे, मतलब मन में तब बोलते हैं हाँ, हम तुक्के क्यों मारे, अगर नहीं मारते तो मेरा ज्यादा मार्क्स आता। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहला जो चीज हम लोगों को करना है वो ये करना है कि अब तुक्के नहीं मारने हैं, जीएस का हमें क्लियर करना है एग्जाम. सबसे पहला जो एग्जाम होता है दैट इज फॉर द इंग्लिश सब्जेक्ट. तो इंग्लिश का जो एग्जाम होता है दैट इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट. 80 मार्क्स, बच्चों लोगों के 90 प्लस भी मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100. और अगर आपके 90 प्लस आ गए ना, देन यू हैव टू स्कोर ओनली 20 मार्क्स इन जीएस, ऑटोमेटिकली ओटीए तो आपका ऐसे ही क्लियर हो गया. 90 80. और सच में बात बताऊं तो इंग्लिश के अंदर फ्रॉम द लास्ट 2 years देयर इज अ स्पेसिफिक पैटर्न, हमेशा ही स्पेसिफिक पैटर्न आया, बट अब तो बिल्कुल सेक्शनल वाइज दे देते हैं कि 10 क्वेश्चन आपके इनडायरेक्ट डायरेक्ट से, 10 क्वेश्चन पैसिव एक्टिव, देन 10 क्वेश्चन आपके एरर डिटेक्शन से, देन क्लोज आ गया, देन कॉम्प्रिहेंशन आ गया, देन आपका आइडियम फ्रेजेस आ गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ गया. बहुत ही सिंपल पैटर्न करता है. 120 क्वेश्चन, 10 फ्रॉम ईच. सेंटेंस रीअरेंजिंग आ गया. तो ये इंग्लिश का पेपर एक ऐसा एक पेपर होता है जिसमें 90% 95% लोग ना इंग्लिश क्वालिफाई कर जाते हैं. 20 मार्क्स तो लाना बहुत ही आसान होता है, बट दिस इज द सब्जेक्ट वेयर यू कैन स्कोर मोर देन 70 मार्क्स एंड यू विल हैव लेस बर्डन in your next exam, that is your GS exam. तो मतलब उसमें आप आप बोल रहे 30 कि मार्क्स भी इंग्लिश ला रहे हो, बहुत 35 स्कोरिंग भी ला रहे सब्जेक्ट होता है, आप बोल रहे कि इंग्लिश हो. बहुत इंग्लिश स्कोरिंग बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और वो लोग को स्पेसिफिकली बोल देता है 10 क्वेश्चन इधर से 10 क्वेश्चन इधर से, तो आप 10 क्वेश्चन के लिए वाला पार्ट देख लिए, तो ऐसे अगर कोई स्ट्रेटेजी के लिए प्रिपेयर करते हैं इंग्लिश के लिए तो आराम से आउट ऑफ है. मतलब जो मार्क्स है यस. 90-95 आराम से आ जाएंगे। पर सर आप सर पहले ही हाँ. बोले थे कि जो कट ऑफ मार्क्स रहता है अराउंड 100-110 रहता है, तो और जीएस का सेक्शनल कट ऑफ जो 20 रहता है, 90 + 20 110 हो ही गया, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो ही गया। तो इंग्लिश को एकदम ऑब्वियसली. और के देना है, आप यही बोलना चाहते हैं आई थिंक। हाँ, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ. तो इंग्लिश को आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है. और मैं तो ये बोलूंगा कि देखो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वी हैव बीन गेटिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम आवर ओन बैचेस कि सर सिनोनिम्स एंटोनिम्स कैसे करें. हमने उन्हें सिंपल सा तरीका बताया हुआ है कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो भी यूपीएससी देता है दैट इज बेसिकली व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड समवेयर और व्हाट यू हैव ऑलरेडी सीन समवेयर. यू जस्ट हैव टू रिलेट दोस थिंग्स. सो सिनोनिम्स एंटोनिम्स से डरना नहीं है, क्योंकि कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऐसे आएंगे जो आपने सुने हुए होंगे, ऑल दो सारे सुने हुए होंगे, बट कुछ आप आराम से कर. तो यू डोंट हैव टू बी लाइक ये सिनोनिम्स कहाँ से आ गया, एंटोनिम्स कहाँ से. अब नेक्स्ट आता है कि क्लोज टेस्ट आ गया, कॉम्प्रिहेंशन आ गया. ये ना बहुत आसान आते हैं. अनसीन पैसेज जिसे हम बोलते हैं, हम अपने बचपन में क्लासेस में भी करते हैं, वो बहुत इजीली हो जाते हैं. और मेनली जो सेंटेंस रीअरेंजिंग आती है दैट इज क्वाइट इजी, क्योंकि ना एक का दूसरे से रिलेशन निकालना है बेसिकली. सेंटेंस रीअरेंजिंग, एरर डिटेक्शन भी बहुत आसान आता है. जो सेंस बन रहा है ना, बेसिकली किसी को इंग्लिश, जो इंग्लिश थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना इंग्लिश मीडियम से, सेंस बन रहा है तो वो आराम से कर सकता है. बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर बेसिकली वी हैव टू अप्लाई द टेंसेज रूल. तो ओवर एंड ऑल आई वुड से कि इंग्लिश का खत्म करते हैं. इंग्लिश में आपको अच्छा परफॉर्म कर. मैं मैथ्स की बात कर लेता हूँ. दैट इज बेसिकली फॉर द एयरफोर्स, Navy and the IMA aspirants. Maths is one of the subject which can be the scoring subject for them and which can take you further exam के अंदर. That will take you one step forward than the other candidates if you are able to score 50 to 60 marks.
मतलब बिलीव वो मी। मैथ्स वैथ्स वो सब रैंक करने के लिए है। ऐसे इंग्लिश और जीएस यस, अगर अच्छे से कर लेते हैं वो तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा। फिर रैंक करने के लिए मैथ्स ये एग्जैक्टली, सब ज्यादा हेल्प करता है। एग्जैक्टली। देखो अपना मैथ्स के अंदर ना कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं दैट रिक्वायर्स टाइम, कि क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। अब मैं स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ ना, तो एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है ज्योमेट्री का पोर्शन। तो ज्योमेट्री में बेसिकली यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दोस क्वेश्चंस, then you have to see the figure or you have to make that figure, then you will be applying the theorems and then you will be solving it. So around 2 मिनट तो आपका ऐसे ही चल गया क्वेश्चन के। मेरा स्ट्रेटेजी हमेशा ये रहता था, देयर आर फ्यू क्वेश्चन दैट आर क्वाइट इजी, वॉक एंड टाइम, एचसीएफ, एलसीएम, बेसिक अलजेब्रिक क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस आते थे जिसमें स्टेटमेंट्स लिखी हुई आती थी, वो इजी हो जाते थे। कुछ क्वेश्चंस आपके आईडीएम ये इससे आ गए, जो नंबर सिस्टम है उसके थोड़े से आसान क्वेश्चन आ गए। तो जो को वर्क एंड टाइम, एचसीएफ, एलसीएम, डिस्टेंस, हमारा डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चंस आ गए, ये सारे क्वेश्चंस ना बहुत आसानी हमने शॉर्ट ट्रिक से अपने इसमें बैचेस में बताए हुए हैं। सो दिस इज द स्ट्रेटजी वेयर वी कैन बी वन स्टेप फॉरवर्ड देन दोस कैंडिडेट्स। सबसे बड़ा एडवांटेज आपका यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में ये होता है कि यू कैन सी मोर देन वन क्वेश्चन इन वन को। एक पेज में आप एक साथ नजर मार लेते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। दैट इज नॉट देयर इन ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि एक एक क्वेश्चन एक एक करके स्क्रीन पे आता है एंड यू डोंट नो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, वो आप लोगों को नहीं पता है। सीडीएस में सबसे बड़ा फायदा ये होता है। तो मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि मैं सबसे पहले वो पोर्शन करूंगा जो पोर्शन मेरे को अच्छे से आता है। मैंने कर लिए 30 क्वेश्चन आराम से, 40 क्वेश्चन आराम से कर लिए 30 मिनट्स के अंदर ही कर। अब मैं आता हूँ एडवांस ज्योमेट्री पे, ट्रिग्नोमेट्री पे। अब मैं बताता हूँ एडवांस ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसे पोर्शन है जो अराउंड 20-25 क्वेश्चन, मतलब ये लगा लो 25% जो हमारा मैथमेटिक्स का पेपर है वो इसी में से ही आ जाता है। ये जनरली ये एक ऐसा पोर्शन है कि जिस जो ट्रिग्नोमेट्री आई कैन से कि ये ऐसी चीज है कि बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत आसान आएंगे। मतलब यू हैव सिंपली हैव टू पुट द वैल्यूज एंड वी हैव इवन टॉट इन आवर बैचेस आल्सो कि कैसे वैल्यू पुटिंग मेथड, हाउ टू यूज द ऑप्शंस एलिमिनेशन। दिस इज एन एग्जाम वेयर nobody will be watching your process, how you are doing that question. they want the right answer, चाहे तुक्के से दो चाहे आप कैसे भी दो, आपको करेक्ट आंसर करना है और करेक्ट आंसर के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो वैल्यू पुटिंग कहाँ पे लगाना है, शॉर्टकट्स कहाँ पे लगाने हैं, तो शॉर्टकट से ही चल रहा है आज के टाइम पे। यू कैन नॉट अप्लाई द होल मेथड व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर स्कूल। तो वो चीजें, सबसे पहली चीज आप ये देख लेना, एडवांस मैथमेटिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। सो मैथमेटिक्स में इफ यू आर स्कोरिंग 50 to 60, that it is more than average, you are scoring good enough. 70 to 80 in English, 50, I would say 50 in mathematics, कितने हो गए 130 हो गए, you are qualified for IMA, INA and OTA तीनों के लिए आप क्वालिफाई हो गए। एयरफोर्स वी हैव द कट ऑफ फॉर अबाउट 140 मार्क्स। अब नेक्स्ट मैं जीएस की बात कर लेता हूँ, दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर, वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर इन जीएस, वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर इज जीएस। अब जीएस का एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 20 मार्क्स। इफ यू आर गुड इनफ इन इंग्लिश एंड इफ यू आर गुड इनफ इन मैथमेटिक्स, दैट मीन्स कि जीएस में आपको 20 मार्क्स लाने हैं, यू हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम। ऑटोमेटिकली मैंने आपको बोल दिया कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है अगर आप इन दोनों में 130 ला रहे हो, करेक्ट। तो इसमें मैं आपको ये बोलूंगा जीएस के अंदर 20 मार्क्स तो आपको लाना कंपलसरी है। क्या क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ। हिस्ट्री है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। पॉलिटी है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड देन इट वुड नॉट बी टफ फॉर यू टू स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। 10 तक की आती है, बहुत आराम से हो जाती है। एंड इफ यू आर फ्रॉम दी नॉन साइंस बैकग्राउंड, देन आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो सपोज या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, देन आपकी ना हिस्ट्री बहुत अच्छी होगी और पॉलिटी बहुत अच्छी होगी। बट फॉर द साइंस यू कैन फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट बहुत इजी आते हैं। न्यूटन्स लॉ ये सब आपको पता होना चाहिए बिकॉज दैट इज बेसिकली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ आल्सो। तो अगर किसी चीज को क्यूरियोसिटी की तरह पढ़ोगे ना, देन यू विल इजीली बी एबल टू डू दैट। तो जीएस के अंदर आई वुड लाइक टू से कि अगर सबसे पहली बात, इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट एंड इफ यू हैव एवरेज प्रिपरेशन, देन आल्सो यू कैन क्लियर दिस एग्जाम इफ यू हैव द करेक्ट स्ट्रैटेजी। लाइक मेरे को 20 मार्क्स लाने हैं, मैं इन दोनों में अच्छा परफॉर्म कर लूंगा और मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। सो दैट इज बेसिकली व्हाट इंटेलिजेंट पीपल डू, स्मार्ट पीपल डू। इंटेलिजेंट जो मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या मतलब आप बोलना सीपीएससी की चाहते हैं प्रिपरेशन कर रहा कि है। जो क्वेश्चन सिलेक्शन है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें रेदर देन क्वेश्चन हम्म, सॉल्विंग क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मतलब ये क्वेश्चन इजी है, हाँ इसको पहले correct, निपट डालते हैं। मतलब क्वेश्चन correct, सिलेक्शन ये correct, correct. बहुत ज्यादा इजी। और एक बात जो हमको समझ हाँ है हाँ आपके मतलब बोलने के स्टाइल से, कि जो अभी जो जनरल है, जनरल थियोरी के तरफ से क्वेश्चन करना ज्यादा सही नहीं। जो हम्म, ट्रिक्स है, जो मतलब कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट से ज्यादा, rather than focusing on more on concepts, you should do also know about the tricks। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन हम्म, आपको 1 मिनट लगता है मैथ्स में, वो ट्रिक्स के साथ 20 सेकंड में हो जाएगा। आपका 40 सेकंड correct, सेव correct, हो जाएगा, वो दो आप और दो क्वेश्चन कर सकते हैं उस टाइम से। rather than correct. focusing on lengthy question, you should focus on easy question first, and rather than doing the question with tricks, with conceptual long theory, you should apply the tricks। ये हमको इतना समझ है आपके ये। और क्या मतलब और क्या बोलना चाहते हैं स्ट्रेटेजी के तरफ से, जो लोग प्रिपेयर ये करते हैं, बेसिकली उसको क्या सीडीएस क्या टिप्स देना सीडीएस में चाहते तो हैं आप? मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट्स में बता देता हूँ। फॉर द हिस्ट्री सब्जेक्ट यू कैन स्टडी लाइक ए स्टोरी, एक्चुअली ना इट्स लाइक ए स्टोरी। अगर आप ना आपको क्यूरियोसिटी है व्हाट आर फ्रीडम फाइटर्स हैव डन एंड हाउ ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एंड व्हाट दे हैव डन इन इंडिया, उस तरीके से पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ने में मजा आएगा एंड इट्स लाइक ए स्टोरी। सच में बोलूं तो ये एक स्टोरी स्टार्ट होती है एंशियंट से, मेडिवल पे आती है और मॉडर्न पे खत्म हो जाती है। तो दैट इज बेसिकली सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको अगर आप स्टोरी के तरीके से इसको लेोगे। इट इज नॉट लाइक ये आपने कुछ भी पन्ना खोल के पढ़ लिया मेरे को तो ये पढ़ना है। तो इसमें एक्चुअली में ये होगा कि यू आर प्रिपेयरिंग लाइक इफ यू आर स्टडिंग फॉर द स्कूल टेस्ट और समथिंग, यू आर नॉट, believe me, ऐसे पढ़ो कि you are not preparing for the exam, you are preparing just to gain some knowledge what our ancestors have done, what our freedom fighters have done and how we have attained this independence, हम कैसे आजाद हुए। इस तरीके से पढ़ के देखोगे then आप बहुत इजीली हिस्ट्री कर लोगे। और पॉलिटी भी बहुत आसान है हमारे, since every one of you are now eligible to give vote, more I think everyone is 18 plus, तो हम कैसे पीएम बन सकते हैं, कैसे गवर्नर बन सकते हैं, हम कैसे वोट दे सकते हैं, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, व्हाट आर द ट्रेट्स दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द अदर कंट्रीज। इस तरीके से पढ़ के देखो, हमारा खुद का संविधान है, हमें अपने देश के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये इस तरीके को लेके चलोगे पॉलिटी में तो आपको बहुत आराम से, जो आप देखते हो सरपंच है आपके गांव का, सरपंच की क्या एलिजिबिलिटी थी, वो सरपंच कैसे बन गया, यू ट्राई टू गेन नॉलेज फ्रॉम इंटरनेट की यार ये कैसे बन गया। सो दैट इज व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट यार, कि क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी है। व्हाई शुड बी देयर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीरियस एग्जाम, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल नहीं आने वाले हैं, यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में आएंगे एंड यू जस्ट हैव टू पुट द राइट मार्क्स ऑन द करेक्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड चीज बोलना चाहूंगा, करंट अफेयर्स का हमेशा से ही ज्यादा वेटेज रहा है। तो देखो अगर इफ यू हैवंट प्रिपेयर्ड फॉर द सीडीएस, इफ यू डोंट नो, इफ यू आर नॉट इवन गुड इन द फिजिक्स केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स कैन बी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। जो आज के टाइम में इवन ना 24-25 क्वेश्चन इवन सिविल सर्विसेज में भी आ रहे हैं करंट अफेयर्स। तो अब ये चीज समझ जाओ कि करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। तो वो जरूर करके जाना फॉर द लास्ट 6 to 7 months। So that is basically my strategy for the serious exam. सो फाइनली द फाइनल क्वेश्चन में आ जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग जीआर अभी तक देख Actually, रहे हैं। मैं आपको एफकेट एग्जाम का बताना भूल गया था, मैं आपको हाँ, एफकेट का भी आप बता देता एफकेट का हूँ। बता दीजिए पहले। हाँ, एफकेट में देखो, एफकेट इज an exam that is basically for the air force that I've already told you. So basically 4 sections होते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और मैथमेटिक्स। Scoring portion, reasoning 32 questions are there, you will easily be able to solve 25 questions because the pattern is very same। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं बता देता हूँ जल्दी से। जैसे कि आपके एम्बेडेड फिगर्स के क्वेश्चन आ गए, कोई फिगर है, एक छोटी सी फिगर ट्रायंगल बना दिया है, कोई एक अच्छी फिगर दी हुई है, उसमें से आपको देखना है कि इसमें ट्रायंगल है कि नहीं है, दैट इज बेसिकली एम्बेडेड फिगर। देन वी हैव द सिचुएशन डॉट, बहुत सारी फिगर्स होंगे दैट आर टोटली मैश अप, तो उसमें देखना है कि वो डॉट कौन कौन से फिगर के अंदर आ रहा है, ये सिचुएशन डॉट। तो बेसिकली बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में एग्जाम आता है एफकेट का फॉर द रीजनिंग। सो 25 क्वेश्चंस इफ यू आर इजीली एबल टू सॉल्व, 25 into 3 75 मार्क्स आपके ऑलरेडी आ गए रीजनिंग। नेक्स्ट अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा एडवांटेज ये बन जाता है, एडवांस मैथमेटिक्स आती ही नहीं, एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन ही नहीं है। तो तो फिर तो यहाँ पे बहुत इजीली ट्रिग्नोमेट्री और हो जाएगा ज्योमेट्री करना ही नहीं है, अगर एडवांस नहीं है। बहुत इजी हो गया। walk and time, HCF, they are all interlinked with each other, that you will going to gain some insights of this when you will see some of the videos that are available on the YouTube, and even आप हमारा बैच ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको मिल जाता है।
नेक्स्ट आपका जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीएस के अंदर ना जनरली लोग फेयर तो करते हैं जीएस का, क्योंकि कितना बड़ा है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। बट बेसिकली मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि एफकेट एग्जाम के अंदर भी एक पैटर्न होता है। पिछले ईयर के पेपर खोल के देखोगे ना तो बहुत ही सिमिलर पैटर्न में एग्जाम आता है। लाइक आई वुड से वन क्वेश्चन इज देयर कि एक स्पोर्ट्स के टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। स्पोर्ट्स का टर्म मतलब लाइक बेल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, या फिर एक ये सब क्वेश्चन आ तो जाता है मतलब कि बेसिक नॉलेज लिबरो। अगर है तो निकल जाएगा। हाँ, लिबरो किस स्पोर्ट से रिलेटेड होता है। सो दैट इज बेसिकली एक टर्म यूज करते हैं फॉर ए स्पेसिफिक प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल। तो इस तरीके से ये पक्का आता है कि ये क्वेश्चन तो 101% आना है कि स्पोर्ट्स टर्म से रिलेटेड। फिर एक अवार्ड से रिलेटेड पक्का क्वेश्चन आता है। फिर एक तीसरा क्वेश्चन आता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, एक पक्का क्वेश्चन आता है। फिर एमिनेंट लीडर से रिलेटेड एक पक्का क्वेश्चन आता है। तो वो पैटर्न ना बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से बाहर से कुछ आएगा। You just have to study those portion which we have told you। like हमने ना इसी तरीके से अपने सिलेबस को डिजाइन किया है कि जो स्पेसिफिक पोर्शन है वो ही पढ़ना है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट अगर हम एग्जाम को मद्देनजर रख के पढ़े कि ये हमें ये एग्जाम क्लियर करना है, उस तरीके से कोर्स डिजाइन किया हुआ है। और बाकी बचा हमारा मैथमेटिक्स पोर्शन। आई थिंक चारों पोर्शन हमारे कवर हो गए। सो दैट इज हाँ बेसिकली फॉर द एफकैट एंड द सिमिलर स्ट्रेटेजी विल गोइंग टू बी देयर इवन फॉर द आईनेट एग्जाम। ओके। हाँ। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन में आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाता है और मतलब क्या क्या मिस्टेक करता है। दोनों दोनों बंदा प्रिपेयर करे, एक ए बंदा एक बी बंदा। आफ्टर द एग्जाम ए बंदा क्लियर कर दिया, बी बंदा क्लियर नहीं कर पाया। तो बी बंदा क्या क्या मिस्टेक किया है आपका, मतलब आप क्या सोचते हैं? आप तो इतना स्टूडेंट मेंटर कर रहे हैं, आप इतना स्टूडेंट को देख रहे हैं, क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं इन दिस प्रिपरेशन टाइम? एक तो मिस्टेक, लोग डिमोटिवेट हो जाता है, सोचता है नहीं होगा, और फाइनल में तो एग्जाम में तो इतना ही डिमोटिवेट हो जाता है, एग्जाम देने कोई कोई तो देने ही नहीं जाता है, और कोई कोई देने भी जाते हैं तो सोचता है कि नहीं होगा, ऐसे ही दे रहे हैं। ये बड़ा मिस्टेक है। और क्या क्या मिस्टेक करता है आप, क्या मतलब, और मिस्टेक के साथ साथ एज ए मतलब आपका उसका सॉल्यूशन भी थोड़ा आप बता दीजिए, क्या क्या मिस्टेक करता है और उसका देखो solution? अगर कोई बच्चा एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर रहा है, इवन इफ ही इज प्रिपेयरिंग, आई एम अज्यूमिंग दैट ही इज प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर दिस एग्जाम एंड देन आल्सो ही इज नॉट एबल टू क्लियर, देन देयर माइट बी सम इश्यूज विद दिस स्ट्रेटेजी। प्रॉब्लम यही आती है कि हम ना we study like a bull, we are not preparing for a specific examination। so these are those examination where we have the confined syllabus। it is not like कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा। पैटर्न देख के चलोगे ना, देन यू कैन इजीली बी एबल टू कन्फाइन द सिलेबस। आप अपने आप ही सिलेबस को कम करके अपने लिए बना लोगे, स्ट्रेटेजी बना लोगे और प्रिपेयर कर लोगे। so that is one of the important thing that you should understand while preparing for the defense। specifically अगर मैं सीडीएस को थोड़ी देर बाहर रख के अगर एफकैट का देखूं तो बहुत ही कन्फाइंड सिलेबस है। फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत ही कन्फाइंड सिलेबस है एफकैट और आईनेट का। सीडीएस के अंदर आई वुड से हम कन्फाइंड बना सकते हैं और बनाया भी हुआ है हमने, बिकॉज दिस इज द एग्जामिनेशन वेयर वी वांट जस्ट टू क्लियर दिस एग्जाम। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को 100 के 100 क्वेश्चंस करके आने हैं, तो आई थिंक उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड आई थिंक दैट इज नॉट मैंडेटरी कि हमें बहुत ज्यादा मार्क्स लाने हैं। वी जस्ट हैव टू क्वालिफाई द कट ऑफ एंड वी जस्ट वांट दैट एसएसबी कॉल लेटर शुड बी देयर इन आवर। तो ये आपको ध्यान रखना है, और नेगेटिव का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 1/3 नेगेटिव बहुत ज्यादा होती है। So, sir, it was, I think the viewers got many benefit after attending our session, because we have discussed many things about the CDS, FCAT, INET, and many, many exams. So, at last, I want to say, आप एकदम अच्छे से एक बार conclude कर दीजिए कि viewers जो अभी तक इतना देर तक देख रहे हैं, जो viewers अभी तक इतना देर तक हम लोग के साथ बना रहा, आप एकदम फाइनली एक conclude कर दीजिए, आप क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने आपको टिप्स ट्रिक्स बताई, जो टिप्स आपको बताई है बेसिकली फॉर द एग्जामिनेशन, दैट इज माय स्ट्रेटजी एंड इवन यू वांट टू अप्लाई दैट, यू कैन अप्लाई दैट। ओके। सेकेंडली, मैं ये बोलना चाहूंगा कि वेन एवर यू आर गोइंग इन टू द बैटल, इट्स अ काइंड ऑफ बैटल ओनली। तो हमेशा एक टर्म को याद रखना, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, कि हारा वही जो लड़ा नहीं। इफ यू आर अगर आप लड़ोगे ही नहीं किसी चीज को पाने के लिए, देन
तो आप ऑटोमेटिकली आप हार चुके हो। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट द बैचेस आल्सो दैट वी रन। सो इफ यू फील लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन joining our batches, so you can join our batches. So basically, apart from me, there are few other teachers who have been recommended thrice. Like I'll take an example of our teacher Preeti Kalyan ma'am, who has been recommended thrice. और काफी सारे हमारे साथ जो भी मेंटर्स जुड़े हुए हैं, वो लोग ऑलरेडी रिकमेंडेड हैं, एंड दे आर टीचिंग अदर सब्जेक्ट्स। तो आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर और कॉल के लिए जो नंबर है वो आ जाएगा। यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, एंड अदरवाइज इफ यू वांट टू प्रिपेयर ऑन योर ओन सेल्फ, दैट वे आल्सो यू कैन डू। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं देन यू कैन कांटेक्ट अस। मतलब एंड अपार्ट ऐसा फ्रॉम ऐसा हम दिस, लोग नहीं बोल रहे कि अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हो नहीं होगा, बट वी विल सिंप्लीफाई द प्रोसेस। जैसे केमिस्ट्री बायोलॉजी, एग्जैक्टली वी विल सिंप्लीफाई द प्रोसेस। मतलब अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12 सिटीज के लिए चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट वी विल कॉन्साइज दैट। मतलब अगर वो जो टर्म क्या 10 होता है घंटा आपको कि पढ़ना था वो हम लोग 2 घंटे में कर देंगे। यही सर बोलना चाहते हैं, हम भी बोलना। एग्जैक्टली देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि कोई भी चीज को ना ऑर्गेनाइज वे में कर। अब एक मेंटर होता है, देखो बेसिकली प्रिपरेशन आप लोगों को करनी है, जो राह दिखानी होती है, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द मटेरियल, वी विल बी टीचिंग यू एवरीथिंग, we will have the 24/7 doubt clearance process we have. So whatever the problem that you will be facing, that will be rectified within 24 hours. That is the one of the facility that is being provided by no one else, that is being provided by us only. कोई और में भी होता होगा, but I think there are a lot of aspirants who have qualified our examination, who have qualified this examination by preparing from our platform. So that is why this is the feedback that I'm telling you from one of the aspirant only. तो कोई भी चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में करना, वो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज योर विश, इफ यू कैन सिंप्लीफाई ऑन योर ओन सेल्फ देन यू कैन गो ऑन बाय दैट आल्सो। तो आई जस्ट वांट यू कि आप लोग जाने कि प्रोसेस क्या है। हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन अस, एंड इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन देन इट इज योर विश। So here we are ending the question answer session. Thank you Tushar Bhaiya for being with us, giving your devoted time. Thanks to all the viewers who are watching the video. And at last again I want to tell you, आपके अंदर है, आप फोड़ेंगे। Stay safe, stay at home. Best of luck for your preparation and bye to everyone. Thank you all.